तो एथिक्स की ज़रूरत क्या है? एक बात और बता दूं कि इस डिस्कशन का वास्तविक चीज़ों से कोई भी ताल्लुक नहीं। पोषम पा भाई पोषम पा खेला जाएगा कि पोषम पा भाई पोषम पा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? कहीं ना कहीं यहाँ प्रोफेशन की इज्जत तो है। सीए स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज कर रहा है, तो सीए स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे नहीं बोलेगा आई लव यू, विल यू मैरी मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सीए स्टूडेंट भाई साफ साफ बोलने वाला है। चैप्टर नंबर 11 सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और यही सेम कंटेंट आपको सीए फाइनल में भी पढ़ना होता है। चैप्टर नंबर 11 कंसिस्टेंटली 11-11 नंबर का आपके एग्जाम में आ रहा है। उसी की शुरुआती कुछ टॉपिक्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड हमें आपका यार रिस्पांस चाहिए, हमें आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे पता है कि बहुत लोग जो है इन एपिसोड्स को पसंद कर रहे हैं, लेकिन 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 वो लोग नीचे जो है इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किस मुद्दे पे आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कशन करें। एंड यस, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग रिलीज करेंगे जब 300 लाइक्स का टारगेट आप लोग अचीव करा देंगे। आज करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो डील करता है बेसिकली एथिक्स से, एसए 210 से, एसए 220 और एसक्यूसी 1 से। और मेरे साथ कौन है? मेरे साथ हैं वृंदा और हम दोनों मिलके जो है डिस्कशन करने वाले हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। हाँ जी वृंदा जी। हाँ जी, तो जैसे आपने बताया कि एथिक्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एथिक्स होता क्या है? अच्छा, एक बात और बता दूं कि इस डिस्कशन का वास्तविक चीज़ों से कोई भी ताल्लुक नहीं। और गाइज प्लीज़, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो प्रैक्टिसिंग सीएज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हम लोग सिंपली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ये डिस्क्लेमर के साथ। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स सिंपली वो प्रिंसिपल्स जो आपको बताते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, राइट। मॉरल गाइडलाइंस बोल सकते हो, मॉरल प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, गाइडलाइंस ऑफ गुड एक्शंस और बैड एक्शंस, और गुड और बैड आप बोल सकते हो। इस तरीके से आप लोग जो है वो एथिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। राइट, तो एथिक्स की ज़रूरत क्या है ऑडिटिंग में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं बता दूं, मैं साथ साथ बताता भी चलूँगा कि एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईसीआई का स्टडी मैट खोल के देखते हैं तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखेगा कि भाई एथिक्स की ज़रूरत क्यों है ऑडिटिंग प्रोफेशन में। तो बहुत सिंपल सा कारण है। हर जितने भी प्रोफेशन आपको दिखेंगे ना, हर प्रोफेशन के कोड ऑफ एथिक्स होंगे, राइट। यानी बता रखा होगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, Right. क्या करना सही है क्या करना गलत है। ऐसे ही ऑडिटिंग प्रोफेशन के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स आईसीआई ने बनाए हैं। अगर और फ्लो देखना चाहते हो तो जो हमारा आईफैक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसका एक बोर्ड है आइसबा जिसे हम बुलाते हैं, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर दी अकाउंटेंट्स। उन्होंने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाए, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स को जो है वो बनाया और वहीं से इंस्पायर होकर वर्ल्ड ओवर जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं सब ने अपने अपने एथिक्स जो है बनाए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों ज़रूरत है? नंबर 1 इज़ ट्रस्ट। सीए पे, ऑडिटर पे या सीए कहीं और किसी और पोजीशन पे भी वो काम कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, चाहे सोसाइटी वाले हों चाहे गवर्नमेंट वाले हों। अब मैं जब ये सब बातें बोल रहा हूँ तो कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं नहीं सीए पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ प्रोफेशन की इज्जत तो है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बात बोली तो सही होगी, राइट। और साथ साथ एक तो ट्रस्ट फैक्टर है, और ये ट्रस्ट कैसे बना रहेगा और रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी और कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, इसका सिर्फ एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जब एथिक्स को फॉलो करेंगे तो ही जो सीए प्रोफेशन है उसको ओवरऑल रिस्पेक्ट, ओवरऑल जो है वो कॉन्फिडेंस, ओवरऑल जो है वो ट्रस्ट मिलना शुरू होगा, राइट। और ऐसा भी कहा जाता है कि भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं दे वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। दे डोंट वर्क फॉर देमसेल्फ, दे वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट। सुन लो भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तुम्हारी बात हो रही है, कैसे पब्लिक इंटरेस्ट है? बिकॉज दे गिव ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं ऑडिटिंग प्रोफेशन की बात करूँ, सीए सिर्फ ऑडिटिंग करता है ऐसा कहना सही नहीं होगा, बट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देते हैं, आप ये सोचिए कितने लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिलीव करने वाले हैं, राइट। और साथ साथ में कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डर्स के लिए और जो पब्लिक एट लार्ज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाई करने वाले हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, राइट। और ऐसे प्रोफेशन में अगर एथिक्स नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो मैं बोलता हूँ कि भूचाल आ सकता है, राइट। आई अंडरस्टैंड भाई, कुछ लोग कुछ डिसऑनेस्ट सीएस भी होंगे, कुछ ऑनेस्ट भी होंगे, और वो हर प्रोफेशन में होता है, किस प्रोफेशन में नहीं है। डॉक्टर्स भी खराब मिलेंगे, डॉक्टर्स भी अच्छे मिलेंगे, राइट। खैर हम उस तरफ नहीं जाते। तो आईसीआई ने भी अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं जो सीएस को फॉलो करने हैं, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे वो जॉब में हो, कहीं भी हो वो उनको फॉलो करने हैं। एंड साथ ही साथ में अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पोषम पा भाई पोषम पा खेला जाएगा कि पोषम पा भाई पोषम पा। एथिक्स को फॉलो नहीं किया तो फाइन्स, पेनल्टीज और रिमूवल ऑफ मेंबरशिप, आपके ऊपर सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप जो है वो लगाया जा सकता है, राइट। राइट। सो जब ये एथिक्स आप बता रहे थे कि क्यों ज़रूरी है, तो ये बने कैसे हैं? बने कैसे हैं? मतलब इनको बनाने की ना एथिक्स, पहली बात तो एथिक्स ना सच बताऊं तो कोई भी इम्पोज नहीं कर सकता है आपके ऊपर। किताबों में लिखे जा सकते हैं, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, और हज़ारों तरह के ट्वीक्स होते हैं कि जिससे आप जो है एथिकल
कंसिडरेशन से बच सकते हो। खैर, अगर बने कैसे, तो मैं इनकी 2 अप्रोच बता सकता हूँ आपको। एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, एक रूल बेस्ड अप्रोच है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या बोलती है, देखो भाई, आपने स्पिरिट को फॉलो करना है। जैसे हम लॉ में पढ़ते थे ना कि मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटेंट ऑफ लॉ मेकर, तो आपने इंटेंट ऑफ एथिक को समझना है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आगे चल के हम एक एथिक पढ़ेंगे कि भाई ऑब्जेक्टिविटी, राइट। एक एथिकल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसमें से एक है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी बोलता है कि भाई आपकी जजमेंट जो है वो बायस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपके ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए, या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना आए। आपको ऐसे एंगेजमेंट्स अवॉइड करने चाहिए जहाँ पे आपकी जजमेंट पे इंपैक्ट आ रहा हो, जहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसे रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आप फुली ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो अब मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लॉ बोलता है कि भाई आप अपने रिलेटिव को ऑडिट नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 क्लॉज 77 में रिलेटिव की डेफिनेशन है, तो आप उनका ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड का ऑडिट कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल एकदम चड्डी बड्डी है भाई, जिसके साथ आपने अपना पूरा बचपन बिताया है, जो आज आप हर पार्टी में उसी के साथ घूमते हो, हर जगह पे आप उसी के साथ जाते हो। तो अगर आप लॉ को देखेंगे तो लॉ में मना नहीं है, राइट। लॉ में रिलेटिव का ऑडिट नहीं कर सकते, रिलेटिव मजबूरी से होता है और फ्रेंड जो है मर्जी से होता है, राइट। और कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड के साथ भाई आपकी ज़्यादा दोस्ती यारी हो आपके रिलेटिव्स के मुकाबले, तो आप फ्रेंड का ऑडिट कर सकते हो क्या? तो अगर आप रूल बेस्ड देखोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन आप प्रिंसिपल बेस्ड देखो तो वहाँ पे कोई ना कोई सर्कमस्टांस रिलेशनशिप ऐसा है जो आपकी जजमेंट पे जो है वो इम्पैक्ट डालने वाला है, राइट। आपकी डिसीजन मेकिंग पे जो है इम्पैक्ट डालने वाला है। तो प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स यही बोलते हैं कि नंबर 1 आपको स्पिरिट फॉलो करनी है, नंबर 2 आपको प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करनी है। दे आर फ्लेक्सिबल ऑल्सो। फ्लेक्सिबल बोले तो कि भाई वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अगेन जजमेंट लेके समझ सकते हो कि यहाँ पे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ साथ में आप देखोगे तो प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स ही कामयाब है, क्योंकि वो अक्रॉस द वर्ल्ड एक जैसे हो सकते हैं। दे कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, राइट। तो उनको रोकने के लिए मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंडिपेंडेंस इंडिया में तो कुछ और बात कर रही है और ऑस्ट्रेलिया में कुछ और बात कर रही है, राइट। बट आपके लॉ बेस्ड एथिक्स या रूल बेस्ड एथिक्स जब होंगे तो वो अक्रॉस द नेशन हो सकता है, अक्रॉस द नेशंस हो सकता है अप्लाई ना हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में एक तरीके से अप्लाई ना हो। नाउ कमिंग टू रूल बेस्ड एथिक्स, जब आपने बताया कैसे बनते हैं, तो रूल बेस्ड कभी कभी लॉ और रूल बना के भी जो है वो एथिक्स को बनाया जाता है। अब उसमें क्या है कि जैसे वही कि आप अपने रिलेटिव को ऑडिट नहीं कर सकते, तो ये एक रूल हो गया। अब वो रिजिड होते हैं, कम फ्लेक्सिबल होते हैं, नेशनल बाउंड्रीज तक रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं दे फेल टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ द एथिक्स, राइट। तो मेरे हिसाब से तो प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स ज़्यादा कामयाब है। और इवन अगर आप रूल बेस्ड एथिक्स भी देखेंगे, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि रूल बेस्ड एथिक्स जो हैं वो बनाए ही गए हैं। कैसे वो बनाए गए हैं? आपके प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स के बेसिस पे। मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे डाल रहा हूँ। तो आपके जो रूल बेस्ड एथिक्स हैं वो बनाए भी कैसे गए हैं? प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स पे ही बनाए गए हैं। तो पहले प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिर प्रिंसिपल को पढ़ के जो रूल्स बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो तो प्रिंसिपल भी कुछ हद तक फॉलो हो रहा है, लेकिन अगर रूल से बाहर जाके आप कुछ लूप होल्स ढूंढ के आगे बढ़ जाओ तो आप प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे हो, लेकिन रूल की वायलेशन से फिर भी आप बच रहे होंगे। बट अगर ऐसे केसेस अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो वो बचपन में हम लॉ में केस पढ़ा करते थे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला, दिनशॉ मैनिक जी करके कुछ होता था। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जिसे हम लोग बुलाते थे, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपली आप गलत कर रहे होंगे। राइट। सो बेसिकली प्रिंसिपल अप्रोच जो है दैट इज समवॉट ब्रॉडर। हाँ, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल वाली अप्रोच जो है वो ज़्यादा सर्कमस्टांसेस को कवर कर लेगी, और रूल बेस्ड अप्रोच जो है वो बहुत ही नैरो अप्रोच रहने वाली है, वो बहुत कम चीज़ों को जो है कवर करेगी। राइट। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं एथिक्स के, प्रोफेशनल एथिक्स के? पहले मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा कि इस तरह की पॉडकास्ट का फीडबैक ज़रूर दिया करो यार। हमें मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ना कैजुअल टॉक भी हो गई, आप लोग इसको चलते फिरते जो है रिवाइज भी कर सकते हैं, और आप ध्यान दे रहे होंगे मैं सारे कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जानबूझ के कि आप जो हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर पाएँ। खैर, नाउ 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर देयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए। और उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में क्या कहा जाता है, मैं उनको कैसे याद कराता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप उनको ऐसे याद करें कि एक CA स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज कर रहा है। तो CA स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं बोलेगा आई लव यू, विल यू मैरी मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। CA स्टूडेंट भाई साफ साफ बोलने वाला है कि मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, तुम्हारी ड्यू केयर करूंगा, प्यार में जो बातें बताओगी उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखूंगा और प्रोफेशनल बिहेवियर रखूंगा। तो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है कवर हो जाते हैं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी,
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, एंड देन वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड देन वी हैव प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी हाल में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। अब फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट फॉलो करने के लिए उनको बोला जाता है। राइट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, वो आप अगर एक्सप्लेन कर दो। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जैसे मैं आपके साथ ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने का है। तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को बोला जाता है यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब आपको फेयर डीलिंग्स करनी है, राइट, एंड ट्रूथफुलनेस, अगेन जैसे हम ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो है वही बताओ, जो नहीं है वो मत बताओ। अगर कुछ गलत है तो उसे गलत बोलो, जो सही है तो उसे सही बोलो, राइट। दिस कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी में बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट you should not be associated with any document, report, etc. which you believe is having misleading information or is negligently prepared, or negligently prepared होने के साथ साथ is omitting something which is required. For example, एक कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। अब गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम सबको पता है अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं हो रही तो भाई उसके डिस्क्लोजर्स हमें चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो बनने चाहिए, राइट। अब अगर कंपनी ने ये बात डिस्क्लोज ही नहीं करी और भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे ही अकाउंट्स बना रही है, आप ऑडिटर हो, आपको बात पता चल गई, तो आपको भाई अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहिए, आपको मैनेजमेंट से डिस्कशन करना चाहिए, बेसिकली आपको ऐसे 570 फॉलो करना चाहिए जो हमारा गोइंग कंसर्न से डील करता है। आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट है, बिकॉज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप ट्रूथफुल नहीं हो, आप फेयर डीलिंग नहीं कर रहे हो, और साथ साथ में यू आर गेटिंग एसोसिएटेड विद अ रिपोर्ट और सम डॉक्यूमेंट्स which you know that are misleading or contains information that is negligently prepared, or simply speaking आपके सामने से एक इन्फॉर्मेशन गायब है जो आपको पता है जो होनी चाहिए थी, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग बन रहे हैं, और तभी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब आप इंटीग्रिटी वाले प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली कि आपका कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या आपका मतलब है? साइन नहीं करना है आपने भाई, उस पर अपनी अथॉरिटी नहीं देनी है, या आपने कोई अप्रूवल्स अगर ऐसे दे रहे हो तो भाई आपने नहीं देने, बिना सोचे समझे बिना जाने आपने नहीं काम करना है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं, सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में है। पिछली बार क्वेश्चन भी आया था और बच्चे फिर बोलते हैं कि टफ पेपर आ गया, तो भाई वो पढ़ के जाना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 से डील करता है वो। उस पर SAEs लगते हैं, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स जो है उसके ऊपर लगते हैं, याद रखिएगा। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट ने बनाई है तो कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे बनाई है। अब आपको पता है वो अजम्पशंस गलत है, आप फिर भी जो है अपनी भाई उस रिपोर्ट पे साइन कर रहे हो, तो नोइंगली आप अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसी रिपोर्ट के साथ, ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ विच यू नो इज फॉल्स। Right. So now moving on to the second principle, that is objectivity. ऑब्जेक्टिविटी बहुत सिंपल है, आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। किस वजह से आप जनरली स्पीकिंग आपकी प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? आपकी प्रोफेशनल जजमेंट जनरली स्पीकिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर ली जाती है बायसनेस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या फिर हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। आप कोई भी ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करें, कंटिन्यू ना करें जहाँ पे सर्कमस्टांसेस है, रिलेशनशिप है, जिनको देख के आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे इसका इंपैक्ट आने वाला है। कोई आपको डरा धमका रहा है, उसके डर में ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहे हो, या डर में कोई काम कर रहे हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। आपकी फैमिली का एक बिजनेस है और सेम बिजनेस वाले किसी क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। आप अपने किसी वेल नोन पर्सन का जिसके साथ आपका खूब उठना बैठना है, आपकी अच्छी जान पहचान है, मतलब आप उसके बहुत क्लोज हो और आप उसका ऑडिट करने जा रहे हो, तो भी एक तरीके से आपका वहाँ पे एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जो आपकी जजमेंट पे जो है वो क्या डाल सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, कि आपको अपनी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ जो है किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है। राइट, तो ये तो काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सबसे पहले कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। कॉम्पिटेंस ऐसा है भाई कि आपने, मैं इसे मजाक में बोलता हूँ अनटेन मेंटेन, तो आपने अटेन और मेंटेन करना है। अटेन और मेंटेन, जैसे बोलते हो ना कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, तो आपने सीखते रहना है, आपने सीखना नहीं छोड़ना है। आपको पहले नॉलेज अटेन करनी है, प्रोफेशनल स्किल्स अटेन करने, फिर आपने अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। आपने फिर उसके बाद जो है सीखते रहना है। थोड़ा यहाँ पे एक्सेल का कोर्स प्लग इन कर दूँ, स्किल 91 पे जाके देख लेना, ठीक है। तो आपने सीखते रहना है, आपने जो नॉलेज ली उसको अपग्रेड करते रहे। आपने टैक्स लॉस जो पढ़े हैं भाई, ऑब्वियसली उसमें चेंज आ रहा होगा, ऑडिटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, तो आपने अटेन करना है प्रोफेशनल स्किल और नॉलेज को, फिर उसे मेंटेन करना है। क्यों? ताकि आप एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विस दे पाएँ।
अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विस हम कब मानेंगे? जब आपकी जो सर्विस है वो एज पर दी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जा रही है, यानी आप एज पर लॉ और रेगुलेशन, एज पर दी स्टैंडर्ड्स अगर आप काम कर रहे हैं, एज पर लॉ और रेगुलेशन अगर आप काम कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो क्या है, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट सर्विस है। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विस आप देंगे तो ऑब्वियसली प्रोफेशन की इमेज, प्रोफेशन की इज्जत जो है वो बनी रहेगी भाई। तो मैं अगर बात करूँ इसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की, तो बहुत सिंपल है, आपको नॉलेज और स्किल अटेन भी करना है, मेंटेन भी करना है, आपने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट सर्विसेज देनी है, आपने साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि आप लॉ रेगुलेशन को, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को देते समय। एंड ड्यू केयर जो वर्ड आता है वो मेरा फेवरेट वर्ड है, आपको डिलीजेंटली एक्ट करना है। डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है? डिलीजेंटली का सिंपल सा मतलब है यू हैव टू एक्ट विद CTT। व्हाट इज CTT? आपको हर चीज़ को केयरफुली देखना है, थॉरोली देखना है और टाइमली देखना है। ये तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में भी अपना लेना चाहिए। वो जो भी काम करे केयरफुली करे, थॉरोली करे, टाइमली करे। आई अंडरस्टैंड कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, बट वो कमियां आप कम से कम करें, वो गलतियां आप कम से कम करें, CTT ज़रूर फॉलो करें। इसी को बोलते हैं डिलीजेंटली एक्ट करना। अगर आप डिलीजेंटली एक्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्लाइंट के पेपर्स के साथ खेल रहे हैं, क्लाइंट पेपर को आपने उधर रख दिया है, ऑडिट करते समय आपने कैजुअल अप्रोच अपना रखी है, आप रिपोर्ट्स बनाते समय या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते समय जो है आप कोई कैजुअल अप्रोच रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भाई आप जो है ड्यू केयर यानी कि केयरफुली, थॉरोली और टाइमली एक्ट नहीं कर रहे हैं। राइट। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मेरे को लगा कि जब Yes. आपने बोला कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सो इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योर सेल्फ, कि Exactly. साथ साथ आप कुछ नया लॉ आ रहा है, कुछ भी रेगुलेशंस नहीं आ रही हैं, तो आप अपने आप को अपग्रेडेड रखें। एग्जैक्टली। राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो क्या होता है ना, जब आप काम करते हैं, जब आप ऑडिट करते हैं, तो आप के पास ड्यूरिंग योर ऑडिटिंग असाइनमेंट और ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है ड्यूरिंग द ऑडिटिंग असाइनमेंट्स और ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आपका कर्तव्य है कि आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करें। इसका फ़ायदा क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी अल्टीमेटली जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। ये वाला प्रिंसिपल पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। वाई? When you ensure confidentiality, the client feels secure to share information with you. इसे बोलते हैं फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है क्लाइंट की तरफ से। फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगा क्लाइंट की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेगा। वाई? बिकॉज ही नोज कि भैया इसने जो है कॉन्फिडेंशियलिटी की कसम खा रखी है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर देयर एंड ही इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज माई इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज। अब यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा, देखो यार, आप, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा होगा। जो लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं उनके मन में बहुत सारे विरोधाभास चल रहे होंगे। हमने ये देखा है, वो देखा है, फलाना देखा है, ढिमाका देखा है, हमने भी सब देखा है। बट पॉइंट इज भाई, एग्जाम ने क्या देखा है वो हमें देखना है ना, एग्जाम में क्या करना है वो हमने देखना है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इतना सही है, जो भी इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड साथ साथ में इससे पब्लिक इंटरेस्ट कैसे सर्व होता है ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इंश्योर होता है। किसकी तरफ से? क्लाइंट की तरफ से या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरफ, विच अल्टीमेटली लीड्स टू क्लैरिटी कि भाई मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन है। इसको मैं 2 मिनट रुक के कनेक्ट भी करवाना चाहूँगा। अगर आप ऐसे 200 पढ़ेंगे, ऐसे 210 पढ़ेंगे, तो ऐसे 200 में हम लोग बात करते हैं प्रीमाइस ऑफ एन ऑडिटिंग की, 210 में हम लोग बात करते हैं प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिटिंग की। वहाँ पर जो प्री कंडीशंस दे रखी है उसमें से एक है कभी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा है वो आपको बोलता है कि भाई मैनेजमेंट के साथ हम लोग एक एग्रीमेंट करेंगे दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड्स इट्स बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ व्हाट आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट? बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले आता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरा आता है डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। एंड तीसरा आता है कि मैनेजमेंट के साथ हम लोग एक एग्रीमेंट और करते हैं दैट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड अस ऑल द इंफॉर्मेशन which is related to preparation presentation of financial information, फिर additional information as requested by the auditor and unrestricted access to those persons within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidence। ये सब सारी चीज़ें जो ऐसे 200-210 में आती हैं। अब यहाँ से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप ये बात सोचिए कि जब वहाँ पे मैनेजमेंट से हम एग्रीमेंट ले रहे हैं कि वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगी, अब उस इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करना तो हमारा कर्तव्य है ना। हम उसको ज़रूर रिस्पेक्ट करके चलेंगे और मैनेजमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पे हम लोग थर्ड पार्टी के साथ जो है नोइंगली और अननोइंगली शेयर नहीं करेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते गलती से हो गई तो आपने भाई ड्यू केयर नहीं करी है, कॉन्फिडेंशियलिटी तो ब्रीच हुई है, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि गलती से भी ना हो, जानबूझ के तो करना ही नहीं है। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी कम्स विद सर्टन एक्सेप्शंस, राइट।
इवन मैंने एक एमसीक्यू भी बनाया हुआ है क्लास में कि कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या कोई एक्सेप्शन नहीं होती, तो ये कहना गलत होगा कि कोई एक्सेप्शन नहीं होती, कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शन होती है। नंबर 1 रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ बोले किसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई लॉ बोलता है, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, आपको देनी पड़ेगी। नंबर 2 ऑथराइज बाय क्लाइंट एंड परमिटेड बाय लॉ। आपके क्लाइंट से आपके पास अथॉरिटी है, आप इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगेन प्रैक्टिकल नुआंसेस, प्रैक्टिकल बातें कुछ और है। यहाँ पे आप इतना लिख सकते हैं कि भाई क्लाइंट ने ऑथराइज कर रखा है और परमिटेड बाय लॉ है। और तीसरा आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डिस्क्लोज करने की। कोई इंक्वायरी है, कोई रिव्यू चल रहा है, कोई क्वालिटी चेक्स चल रहे हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है उन अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगा। राइट। सो नाउ द लास्ट प्रिंसिपल दैट इज प्रोफेशनल बिहेवियर, तो उस पर आपका क्या कहना है? प्रोफेशनल बिहेवियर बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। देखो भाई, लॉ रेगुलेशन से कंप्लाई करो, कोई ऐसी एक्ट मत करो जिससे डिस्क्रेडिट आए, जिससे नुकसान पहुंचे प्रोफेशन की छवि को, राइट। नोइंगली अगेन कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसा एंगेजमेंट मत लो जिससे इम्पेयर हो जाए, हर्ट हो जाए प्रोफेशन की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रेपुटेशन, या फिर हर्ट हो सकती है, हर्ट हो रही हो या हर्ट हो सकती है आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। ऐसी चीज़ों को, ऐसी एम्प्लॉयमेंट को, ऐसे एंगेजमेंट्स को आप लोग एक्सेप्ट ना करें, अदरवाइज वो फिर आपका प्रोफेशनल बिहेवियर में काउंट नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल आईसीए के शायद क्वेश्चन बैंक में है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है चिट्ठियाँ भेज रहा है इंस्टीट्यूट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो रिप्लाई ना करना इज़ अ प्रोफेशनल बिहेवियर, इज़ अ ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर प्रिंसिपल। तो वहाँ पे आपको ये बात जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। एक दो क्वेश्चंस और भी हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के किसी केस में बोला गया कि आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने क्लाइंट के, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी टेक केयर कर रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज ना करूं, लेकिन अगर उसे लॉ में बोला गया डिस्क्लोज करने के लिए तो उसने डिस्क्लोज कर दिया, क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी माना जाएगा? आंसर इज नो। एक मैं आपको इसमें और भी कनेक्शन बता देता हूं। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 डील करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड को लेके। वो फ्रॉड अगर एक अमाउंट से बड़ा होता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, एमसीए को इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसी के नीचे वाला सेक्शन बोलता है कि देखो भाई, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फ्रॉड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है सरकार को, तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक और कनेक्शन बन सकता है। तो एक दो क्वेश्चन और अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर भी आए थे, जिसमें आपको क्या किया था, आपको एक सिचुएशन बताई थी और बोला था कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो वो आपको बताना पड़ सकता है कि भाई कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जानबूझ के ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहे हो जो डॉक्यूमेंट मिसलीडिंग है, नेग्लिजेंटली प्रिपेयर्ड है, या कोई इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी वो मिसिंग है, तो आप इंटीग्रिटी के साथ जो है वो खेल कर रहे हो। तो ये सारे तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आए हुए थे। राइट। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। सबसे पहले एथिक्स क्या है, फिर एथिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या नीड है उसकी। देन हमने 2 अप्रोचेस देख ली थी, प्रिंसिपल बेस्ड एंड रूल बेस्ड। फिर हमने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देख लिए थे। राइट। एंड आई थिंक ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे वाला डिस्कशन भी अगर आप चाहेंगे तो हम कर देंगे, वो इंडिपेंडेंस के ऊपर है। इंडिपेंडेंस के बाद जो है SQC1 और SA 220 जो है वो आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है CA फाइनल, CA इंटरमीडिएट दोनों के लिए। बेसिक डिस्कशन दोनों का सेम रहेगा, CA फाइनल में थोड़ा सा एडवांस निकल जाता है। दैट्स इट। एंड आई होप गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया, और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत कम लोगों ने देखा हमारा लास्ट वाला एपिसोड, बट फीडबैक बहुत अच्छा आया। जो पर्सनल मैसेजेस मेरे पास आए, जो कमेंट्स आए, वो देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड तभी मैं मोटिवेट हुआ। मुझे नंबर ऑफ व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट ये है कि क्वालिटी आपको सही मिल रही हो, आप लोग उससे कुछ सीख रहे हो, आपके एकेडमिक लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन अगर हो रहा हो, तो वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड एज यूजुअल, अगर आप CA इंटर और CA फाइनल की ऑडिट क्लासेस लेना चाहते हैं तो यू कैन विजिट edu91.org। मॉक टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो यू कैन विजिट mocktestpapers.com। राइट, चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।